दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हों आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। पहले कर्ल को मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं। कर्ल किसी वेक्टर के लिए डिफाइन किया जाता है। लेट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू ax प्लस आई के प्लस ay j के प्लस az k के। तो मैथमेटिकली कर्ल इस प्रकार डिफाइन करेंगे। कर्ल ऑफ ए इक्वल टू समेशन आई के del by del x क्रॉस a वेक्टर which can be written as I cap cross del by del x a वेक्टर। और इसको एक तरीका और है सोल्व करने का। कर्ल ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेट I cap j cap k cap del by del x del by del y del by del z और ये वेक्टर a के कंपोनेंट ax ay az। इस प्रकार भी हम किसी वेक्टर का मैथमेटिकली कर्ल डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम कर्ल के फिजिकल मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल मीनिंग क्या होता है कर्ल का? जैसे किसी रीजन में किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट कोई वेक्टर कितना कर्ल करता है, उस चीज का मेजरमेंट है कर्ल। तो हम कर्ल के लिए क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं फिजिकली? कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज मेजर हाउ मच वेक्टर कर्ल्स, कितना कर्ल करता है अराउंड गिवन पॉइंट और एक्सिस इन रीजन। यही है कर्ल का फिजिकल मीनिंग। आप अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहो उसका, तो सिंक होती है हमारे पास, जब वो फुल पानी से भर जाती है तब उसका पानी छोड़ते हैं तो वो पानी ऐसे कर्ल करता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो इस पॉइंट के अबाउट वो कर्ल कर रहा है, दैट इज कर्ल। अभी कर्ल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे क्या है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उनको ज्योमेट्री में डाल के देखेंगे कि वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ज्योमेट्री से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमने बात की थी कि सिंक को अगर फुल पानी से भर के उसका पानी छोड़ा जाए तो वो पानी ऐसे कर्ल करता हुआ नीचे की तरफ निकलेगा। तो उसको यहाँ पे ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये हो गया उसका सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी 0 होगी, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जा चलेंगे वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसे ये सेंटर से दूर, सेंटर पे 0 हो जाएगी, बाकी जितना नजदीक होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, देखो जो वेक्टर कर्ल हो रहा है उसका लेंथ बढ़ रहा है, मींस मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। और ये हो गया एक्सिस से डिस्टेंस। जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। देखो इधर से इधर ज्यादा है मैग्नीट्यूड। ओके, कोई और एग्जांपल शो करता हूं। जैसे ये वाली सिचुएशन है हमारे पास, इनमें सेकंड सिचुएशन में मैग्नीट्यूड सेम है, हर जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे कर्ल हो जाएगा 0। और डाइवर्जेंस भी नॉन जीरो होने के लिए कंडीशन थी कि या तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस भी 0 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में देखें तो इस एक्सिस के अबाउट जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नीट्यूड वेक्टर का बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पे कम मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो इस सिचुएशन में कर्ल नॉन जीरो होगा। हमने क्या बोला था, किसी एक्सिस के अबाउट, ये हो गई इसकी एक्सिस पॉइंट के अबाउट। जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए, तभी इसका कर्ल नॉन जीरो होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे जैसे इस एक्सिस से दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। ये तो नॉन जीरो कर्ल के लिए यही कंडीशन है कि किसी पॉइंट या एक्सिस से दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, कर्ल की क्या क्या एप्लीकेशन है। अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 हो जाए, जैसे कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 0, तो इसको हम इरोटेशनल वेक्टर बोलेंगे। देन इट इज इरोटेशनल वेक्टर। कर्ल 0 होने का मतलब है वो कर्ल ही नहीं कर रहा, उस वेक्टर का कर्ल 0 है। और दूसरा, जब किसी वेक्टर का कर्ल 0 होता है तो हम उसको कंजर्वेटिव फील्ड बोल देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम चॉइस ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम चॉइस ऑफ पाथ। उसका वर्क डन केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जैसे ये कोई इनिशियल पॉइंट है, ये इधर फाइनल पॉइंट है, तो यहां से यहां तक के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं आपके पास। जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इन सभी पाथ के अलोंग
वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा, और कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा होगा, जिसका करल 0 होगा, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। चाहे आप ये वाला पाथ चूज कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, चाहे ये वाला कर लो, वो ओनली ऑन फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, अगर किसी वेक्टर का करल 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टेट में हम देखते हैं करल ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। और एक रिजल्ट जो हमने पहले डिस्कस किया है कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट और उसका करल कर दें तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। मींस करल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इज 0 ऑलवेज। तो इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो निकल के आएगा ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाइव। देखो यहाँ से अच्छा सा रिजल्ट निकल के आता है कि अगर किसी वेक्टर का करल 0 है तो उस वेक्टर को किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया है। और यही चीज हम जब ये तो इलेक्ट्रोस्टेट के लिए लिखा है, इलेक्ट्रोस्टेट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यही जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए करल ऑफ ई क्या होता है, माइनस डेल बी बाई डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और हम जानते हैं कि बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं करल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा करल ऑफ ए इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ करल ऑफ ए। यहाँ पे ये टाइम का डेरिवेटिव है, स्पेस का डेरिवेटिव, इनको एक्सचेंज कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं करल ऑफ ए प्लस करल ऑफ डेल ए वेक्टर बाई डेल टी इक्वल टू 0। करल को कॉमन लिया जाए, ई वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी इक्वल टू 0। तो वहां पे क्या था, वहां पे कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 था। तो इस ई वेक्टर को हमने किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी 0 है, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ई वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ 5। तो यहाँ से ई वेक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ 5 माइनस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी। ओके, लेक्चर नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, स्लाइड्स बनाई हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे ये एप्लीकेशंस हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए लिख दिया, और जिस वेक्टर का करल 0 होगा उसको हमने इर्रोटेशनल वेक्टर बता दिया। अभी हम कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं करल पे बेस्ड। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है करल ओ आर एन आर वेक्टर। इसको सोल्व करेंगे तो हम जैसे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और उनके लिए सिंगल कंपोनेंट को सोल्व किया था, वैसे ही इनके लिए करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, समेशन आई केप क्रॉस डेल बाई डेल टी, सॉरी डेल बाई डेल एक्स आर एन आर वेक्टर विच कैन बी रिटन एज आई केप क्रॉस। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसको कांस्टेंट रख लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके इसको कांस्टेंट कर देंगे। एन आर एस टू पावर एन माइनस 1 डेल आर बाई डेल एक्स आर वेक्टर प्लस आर एन डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स। यहाँ पे डेल आर बाई डेल एक्स इज एक्स बाई आर वेक्टर प्लस आर एन एंड डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स मिलेगा आई केप, which can be written as I cap cross n r is to power n minus 2 r vector x plus r n I cap। अब हम आई कैप का अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं n r is to power n minus 2 x I cap क्रॉस r वेक्टर प्लस r n I cap क्रॉस I cap which gives 0 वैल्यू। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा हमारे पास n r is to power n minus 2 और ये हो जाएगा x I cap क्रॉस r वेक्टर। इसको लिख सकते हैं, समेशन ओपन करेंगे तो पहले समेशन क्या है, समेशन ओपन करेंगे तो ये आएगा समेशन आई केप, रिजल्ट था हमारे पास n इंटू आर इज टू पावर n माइनस 2 एक्स आई केप क्रॉस आर वेक्टर। तो n आर इज टू पावर n माइनस 2 समेशन आई केप एक्स आई केप क्रॉस आर वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हम समेशन ओपन करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के क्रॉस आर वेक्टर विच इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या वैल्यू दे देगा, 0। दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है करल ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर।
इसको सिंगल कंपोनेंट के लिए सोल्व करेंगे तो लिखेंगे आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर which can be written as del f vector by del x cross r vector plus f vector cross del r by del x। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि f वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, तो 0 प्लस f वेक्टर क्रॉस del r by del x क्या बन जाएगा i कैप, विच इज i कैप क्रॉस f वेक्टर क्रॉस i कैप। तो ये है हमारे पास ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप, ये सिंपली एफ वेक्टर माइनस आई कैप डॉट एफ वेक्टर, और ये सिंपली आई वेक्टर। तो ये बन जाएगा हमारे पास समेशन आई कैप, ये होगा एफ वेक्टर माइनस एफ एक्स आई कैप। जब समेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू 3 टाइम बन जाएगी, एफ वेक्टर माइनस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वेक्टर माइनस एफ वाई जे कैप प्लस एफ वेक्टर माइनस एफ जेड के के। इनको हम क्लब करके लिखेंगे तो ये बनेगा 3 वेक्टर माइनस एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, which gives 3f vector minus f vector equal to 2f vector. That is your final answer. Next problem है कर्ल of f vector dot r vector can be written as summation I cap cross del by del x f vector dot r vector, इधर r vector summation I cap cross। अभी इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा del f vector by del x dot r, ये r vector प्लस f vector dot del r vector by del x r vector प्लस f vector dot r vector del r vector by del x। ये हमारे पास बनेगा कांस्टेंट वेक्टर है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस f वेक्टर डॉट del r वेक्टर by del x क्या बन जाएगा i कैप, और बाहर r वेक्टर प्लस f वेक्टर डॉट r वेक्टर, तो del r वेक्टर by del x which is i कैप। अभी हम बाहर से आई कैप का अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो पहले इसको रीराइट कर लेते हैं। एफ वेक्टर डॉट आई वेक्टर आई डॉट आई कैप बन जाएगा एफ एक्स आर वेक्टर प्लस ये बनेगा एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर आई कैप का अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट से एफ एक्स आई कैप क्रॉस आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये बचेगा समेशन आई कैप एफ एक्स आई कैप क्रॉस आर वेक्टर, जिसका हम समेशन ओपन करेंगे तो वैल्यू बनेगी एफ एक्स आई कैप क्रॉस आर वेक्टर प्लस एफ वाई जे कैप क्रॉस आर वेक्टर प्लस एफ जेड के कैप क्रॉस आर वेक्टर, which is equal to f vector cross r vector. That is your final answer. Okay? ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। लास्ट में आपको इसके लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको इजीली लिख सकते हो।